नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे रीता शुक्ल जी की कहानी मानकी की पीड़ा। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। तो चलिए सुनते हैं कहानी मानकी की पीड़ा। उस दिन मानकी ने साफ सुथरे कपड़े पहने थे, उलझे हुए रूखे बालों का एक ऊंचा बेतरतीब जूड़ा बनाया था और मेरी बिटिया ने उसके जूड़े में अपने गमले का इकलौता गेंदा खोस दिया था। फिर वह मेरे पास आकर जिद करने लगी, माँ माँ, अपनी अलमारी से आलता निकाल दो ना, मानकी अपने पैर रंगेगी। आज बात क्या है? मानकी का इतना साज सिंगार किस लिए? पास बैठी अम्मा ने शिप्रा को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। नानी जी, छोड़िए ना। मानकी ने आज हमको एक बहुत अच्छी बात बताई है। हम आपको नहीं बताएंगे, हम तो माँ को ही बताएंगे। आलता के लिए शिप्रा का ठुनकता बदस्तूर जारी रहा और अम्मा उसे खिजाए जा रही थी। मानकी के पास सटकर मत बैठना रही नातिनी, वह तेरे माथे में जूं डाल देगी। फिर तो स्कूल में बैठी बैठी सिर खुजलाएगी तो मास्टरनी खूब मारेगी और मानकी फानकी तुझे बचाने नहीं आएगी। नानी को तो मानकी से हमेशा गुस्सा रहता है माँ, तुम आलता दो ना, हम नानी से बात नहीं करेंगे। मुझे अलमारी की ओर बढ़ते देखकर शिप्रा ने अम्मा की गोद से अपने आप को जबरदस्ती छुड़ा लिया था और मेरे हाथ से आलता की शीशी लेकर दौड़ती हुई बाहर उसारे में चली गई थी। जन्म की अधपगली मानकी की माँ मेरे घर में चौका बर्तन करती थी। 7 बरस की उम्र में जब मानकी की लटपटाती आवाज फूटी थी, तभी से उसके भीतर असामान्यता के लक्षण उभरने लगे थे। मेरी अम्मा सुखिया काकी को अक्सर टोका करती थी, लड़की के रंग ढंग अजीब है सुखिया, जब देखो तब अपने आप कुछ न कुछ बुदबुदाती और हंसती रहती है, तो इसका कुछ जतन कर। डॉक्टर को दिखाने के बाद पर सुखिया एक ही राग अलापती थी, मरद शराबी जुआड़ी बा भौजी, दूधू को लइकन के पेट पालन मुश्किल बा, एक लंगड़ी के इलाज के झोंके खातिर पैसा कहाँ से आई, ऐसने रहे दा, जियो चाहे मरो, अब भगवाने एकर मालिक बाड़े। के सोच में हम त 1000 बेर मरल बानी भौजी, अब तो एकर उधार करिया, गरीब के लाज तहरा हाथ में बा। भौजी कहल सुलन माफ। सुखिया काकी का 13वां भी नहीं बीता था कि मानकी का शराबी बाप नई नवेली बहू घर ले आया था। उसके दोनों भाई घर से भागकर स्टेशन पर रहने लगे थे और मानकी पीठ में धंसा पेट दिखाती हुई अम्मा के सामने सुबक सुबक कर रो पड़ी थी। हमारी माई मर गई है, इसीलिए बाबू हमको गाली देता है और नईकी माई हमको पगली कहती है। बताओ ना चाची, हम पगली हैं का? हमारी माई ने तो कभी भी हमें। अम्मा ने मानकी को अपने घर में शरण दी थी और उसी दिन से वह हमारे परिवार का अविभाज्य अंग बन गई थी। थोड़ी ही देर में शिप्रा ने मानकी को अम्मा के सामने ला खड़ा किया। मानकी का प्रसाधन सारी दुनिया से निराला बन पड़ा था। शिप्रा ने उसके बालों में अम्मा की काली चोटी फंसाकर उसकी चुटिया को कमर तक लटकती लंबी झबरीली चोटी की शक्ल दे डाली थी। चेहरे पर पाउडर के बड़े बड़े धब्बे थे, आंखों में काजल की मोटी तह। शिप्रा अम्मा से अपनी प्रसाधन क्षमता का लोहा मनवाने पर तुली बैठी थी। जैसा काजल कैलेंडर वाली हेमा मालिनी का है, वैसा ही हमने भी लगाया है ना नानी। मानकी की लंबी बरौनियों पर चढ़े हुए काजल की मोटी तह ने आंखों के नीचे बरौनियों का चित्र सा उकेर दिया था। शिप्रा की अनाड़ी उंगलियों में लगे काजल के धब्बे मानकी की भौहों के पर, उसकी ठुड्डी के नीचे और इधर उधर कानों के पास तक पसरे हुए थे। अम्मा की लाल पाड़ वाली साड़ी पहनकर अपने आलता लंगे होठों को संयत्न छिपाती मानकी लाज से दूरी हुई जा रही थी।
पास बैठी छोटी भाभी ने शिप्रा की सारी मेहनत को बेकार बताते हुए मानकी की तुलना बहुरूपिया से कर दी थी और शिप्रा ने छुट्टी वाले दिन का अपना सबसे प्रिय खेल वहीं तहस नहस कर डाला था। अपनी छोटी भाभी से कभी बात नहीं करने की सौगंध दोहराती मानकी का हाथ पकड़कर छत पर दौड़ गई थी। हम जा रहे हैं, नानी जी से कह देना, मानकी कुछ नहीं। शिप्रा और मानकी की सारी फरियादों के लिए सबसे उपयुक्त जगह थी बाबूजी की अदालत। उनके सिरहाने रखे रामकृष्ण परमहंस की वृहद कांस्य मूर्ति को निर्णायक बनाया जाता है। फरियादी उसके सामने अपनी बातें कहते और अंत में होम्योपैथी की कुछ गोलियां या फिर चवन्नियों और अठन्नियों की उम्मीद लेकर मामला शांत कर दिया जाता। बाबूजी ने अम्मा को हिदायत दे रखी थी, मानकी को कभी डांटा नहीं जाए। एक बार उसके हाथ से चीनी मिट्टी की 4 बड़ी प्लेटें एक साथ छूटकर नीचे गिर पड़ी थी। बड़ी भाभी ने गुस्से में उसे एक चपत लगा दी थी और वहीं चौके में बैठकर मानकी निशब्द रुदन करती रही थी। अपनी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों से प्लेट के टूटे टुकड़े समेटती मानकी का निरीह चेहरा सहसा बाबूजी के सामने पड़ गया था। दालान की ओर जाते उनके पांव ठिठक गए थे। क्या हुआ मानी, क्यों रो रही हो? बाबूजी का दुलार भरा संबोधन पाकर मानकी जोर जोर से हिचकियां लेने लगी थी। हम पागल हैं चाचा, बड़की भौजी ने। बाबूजी उसे पुचकारते हुए आगे बढ़ गए थे। शिप्रा ने ही बताया था। नाना मानकी के बारे में कह रहे थे कि उसे डांटा जाए तो बहुत बुरा मानती है, उसका दिमाग सही नहीं है। मानकी का दिमाग सही क्यों नहीं है माँ? वह ठीक से बात क्यों नहीं करती? जब देखो तब उल्टा पुल्टा बोलती रहती है। उसके लिए डॉक्टर बुलाओ ना माँ, वह कभी अच्छी नहीं होगी क्या? नन्ही शिप्रा उर्फ मानकी की सिपिया दीदी को मैं कैसे समझाती? सुखिया काकी ने मानकी का जीवन अपने हाथों नष्ट कर दिया था। रो रो कर उसने अम्मा के आगे कबूला था। तो हमार अन्नपूर्णा हो भौजी, हम साच बात कहब। मानकी के जन्म ना होवे एक खातिर हम खैराती अस्पताल के नरस पासे उका जाने कौन गोली देले रहे। जन्मते या भागिन के हाथ गोड़ मौराइल ककड़ी ऐसन टेढ़ बुझाइल रहे। हम का जानत रही कि दिमागो। बाबूजी की होम्योपैथी दवाओं का कोई भी असर मानकी पर नहीं हुआ था। पड़ोस के रामाश्रय पंडित ने बाबूजी को सलाह दी थी, इस पगली को घर में रखकर आप एक दिन मुसीबत में पड़ सकते हैं। बेहतर हो कि इसके बाप को बुलाइए और इसे उसके साथ कीजिए। बाबूजी के संक्षिप्त उत्तर ने रामाश्रय पंडित की बोलती बंद कर दी थी। अगर आपकी कोई बेटी ऐसी अपंग हो जाती तो आप क्या करते पंडित? गला घोट देते कि घूर पर फेंक देते? मानकी को 4 रोटी और तन ढकने का कपड़ा देकर मैंने कोई विशेष एहसान नहीं किया है। सुखिया ने 20 बरस मेरे घर रहकर चौका बासन में गुजार दिए, मेरे बच्चों की गंदगी साफ की। फिर मानकी का बोझ उठाने की आदमियत तो मुझ में होनी ही चाहिए। हर लंबे अवकाश में घर जाने का मेरा नियम सा बन गया था। शिप्रा तो दिन गिनती रहती, गर्मियों की छुट्टी में कितने दिन बाकी हैं माँ? हम नानी के यहाँ कब चलेंगे? इस बार दुर्गा पूजा कितनी तारीख को पड़ेगी? रिक्शे से उतरते ही शिप्रा दौड़ती हुई बरामदे में खड़ी मानकी के पास पहुंच जाती। उसकी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों को छूकर अपना लाड जताती हुई वह चहकने लगती, मानो देखो हम तुम्हारे लिए कितनी दूर से आए हैं, आओ ना मानो, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। एक बार शिप्रा का लंबी बीमारी के कारण घर जाना नहीं हो सकता था। उसके बाद तो व्यवधानों की एक श्रृंखला ही खिंचती चली गई थी। घर से खबर आती, अम्मा शिप्रा को देखने के लिए व्याकुल हैं। बाबूजी की लाड भरी चिट्ठी आती, शिप्रा बेटे, तुम्हारे बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे प्यार से खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं रह गया है, तुम जल्दी आ जाओ। 2 वर्षों के बाद ही घर जाना हो सका था और उसी समय वह दुर्घटना घटी थी। नवरात्रि के पहले दिन ही मानकी अचानक हमारे घर से चली गई थी। सुबह नाश्ते के समय शिप्रा उसे पूरे घर में छान आई थी।
अम्मा ने घबराते हुए बाबूजी को खबर दी थी और वे बौखलाहट में अपना पाठ अधूरा ही छोड़कर नीचे उतर आए थे। मानी, मानी, मानकी। अम्मा, बाबूजी, शिप्रा और घर के सारे लोग मानी की तलाश में इधर उधर भाग दौड़ करने लगे थे। घर के सामने और पिछवाड़े के अहाते में, पास पड़ोस में मानकी कहीं नहीं थी। कुम्हार टोले में उसके बाप के पास पूछताछ की गई, वह वहां भी नहीं पहुंची थी। 10 दिनों के बाद मानकी की अचानक वापसी हुई थी। रात के हल्के धुंधलके में पूरा घर मानकी के इर्द गिर्द जुट गया था। हैंडलूम की सस्ती लाल रंग वाली पाड़दार साड़ी, गले में कांच के काले मोतियों की माला, मांग में सिंदूर और हाथों में जस्ते की 4-4 चूड़ियां। अम्मा को देखकर मानकी जोर जोर से हंसने लगी थी। उसकी हंसी में पहले किसी असामान्यता थी, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। यह सब क्या है मानकी? तुम कहाँ गई थी? मानकी ने जरा सा लजाकर अपनी मांग की ओर इशारा किया था और फिर वैसी ही हंसी हंस पड़ी थी। अम्मा ने उसे फिर कुरेदा था। वह कौन है मानकी? तू कैसे? बहुत देर तक मगजपच्ची करने के बाद मानकी के असंबद्ध वाक्यों और टूटे फूटे शब्दों को जोड़कर एक कहानी उभर पाई थी। हमारे घर के सामने से भीख मांगता, ऊटपटांग गाने गाता हुआ एक नीम पागल लड़का गुजरा करता था। कमर में चीथड़ा लपेटे रहने वाले उस अधनंगे पागल को मानकी अक्सर घूरती रहती थी। भाभी ने एक बार उससे मजाक भी किया था। क्यों रे मान को, पगले से ब्याह करेगी क्या? तेरा लगन तो बौड़म दास से ही होना चाहिए ना? मानकी ने बड़े हुलास से बताया था। नहर के आखिरी छोर पर पाकड़ की डाल से अपनी पुरानी साड़ी के दोनों सिरे उलझाकर उसने दीवारें घेर ली थी। वहीं वे दोनों, और यह साड़ी, उसने इशारे से समझाया था। जमीन के नीचे माटी की कुल्हड़िया में उसके मर्द ने अपनी भीख का धन बटोरा था, उसी से। अम्मा के कहने पर मानकी एक दिन अपने बौड़म दास के साथ आई थी। भाभी की चूहड़ पर बौड़म दास लजा गया था और रोटी खाकर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ हमारे ओसारे से नीचे उतर गए थे। अम्मा ने एक ठंडी सांस भरी थी। भगवान की लीला भी कैसी विचित्र है। एक दूसरे को संभाल कर दोनों अपनी जिंदगी का निबाह कर लेंगे, यही बहुत होगा। 2-2.5 महीने बीतते न बीतते मानकी के बावरे मर्द की मति एक दिन सहसा बदल गई थी। नुचा हुआ चेहरा और उजड़ा श्रृंगार लिए मानकी फफक कर रोती हुई अम्मा की गोद में गिर पड़ी थी। क्या हुआ मानी? क्या बात हो गई री? मानकी ने अपने गले पर पड़े उंगलियों के जबरदस्त निशान दिखाए, दांत से काटकर उभारे गए मांस के लोथड़े से भरी पीठ दिखाई। ऐसा क्यों किया? तू कुछ बता तो मानकी। अम्मा ने उसके आंसू पोंछकर उसे सहज करने की कोशिश की थी। हाथ मुंह धुलाने के लिए उठाने पर उनकी नजर मानकी के हल्के उभरे पेट पर पड़ी थी। मानकी, तेरी तबीयत क्या? तो मानकी ने अपने पागल पति के प्रस्ताव का विरोध किया था। उसकी दुर्दम्य काम वासना मानकी को शारीरिक दंड देकर ही शांत हुई थी। मानकी की अनिच्छा के एवज में उसने, अम्मा गहरी सोच में पड़ गई थी। लुंज-पुंज हाथों वाली मानकी अपना पालन तो ठीक से कर ही नहीं पाती, ऊपर से एक नई मुसीबत उठा लाई है। इसका उद्धार कैसे होगा? मानकी को लेकर घर में आए दिन विवाद होता रहता। भैया भाभी उसे ऐसी हालत में अपने यहाँ ठहराने की बात को लेकर क्षुब्ध थे। किससे उसकी देखभाल हो सकेगी? आगे का भी तो सोचना है। बच्चे को पालने का भार भी हमारे ही ऊपर, इस महंगाई में। पास पड़ोस के कई लोगों ने मानकी को अनाथालय भेज देने की सलाह दी थी। मानकी ने अम्मा के सामने दीवार पर अपना सिर पटक पटक कर विरोध जाहिर किया था। वह कहीं कहीं नहीं जाएगी, वह यहीं रहेगी। हर घड़ी अकारण हंसती रहने वाली मानकी के चेहरे पर कुछ महीनों में अजीब सी मुर्दनी छा गई थी। रसोई घर से सटे ओसारे में अज्ञात लकीरें खींचती रहती।
शिप्रा उसे हंसाने की कोशिश करती, लेकिन वह टुकुर टुकुर उसकी ओर देखती बैठी रह जाती। अम्मा ने उसे अपने पेट पर हाथ फेरकर धीरे धीरे कुछ बोलते हुए भी पाया था। प्रसव के ठीक 2 दिन पहले, काफी रात बीत जाने पर, उसकी कोठरी से बड़ी मीठी सी हंसी की आवाज सुनकर अम्मा लगभग दौड़ती हुई उसके पास पहुंची थी। उसे देखते ही मान की दोनों हथेलियों से अपना चेहरा छिपाने की भरपूर कोशिश करती हुई दोहरी हो गई थी। अम्मा की आंखें सहसा चटाई पर औंधी छोटी सी प्लास्टिक की गुड़िया पर जा पड़ी थी। शिप्रा के खेल की साथिन फूले फूले गालों वाली उस गुड़िया को न जाने कब मान की चुपके से अपनी कोठरी में उठा ले गई थी। उसी रात भयंकर दर्द से लगभग बेहोश सी पड़ी मानकी को अस्पताल ले जाया गया था। 17 साल की मानकी के अत्यंत दुर्बल शरीर को सामान्य प्रसव की दृष्टि से अक्षम करार देते हुए लेडी डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन का सुझाव दिया था। मानकी की अर्धमृत कन्या ऑक्सीजन के सहारे कुछ 4 घंटे ही जिंदा रह पाई थी। मानकी ने उसका मुंह तक नहीं देखा था। होश में आने पर चारों तरफ अपनी आंखें घुमाकर उसने ना जाने किसे खोजना चाहा था। उसके सूखे होठ रह रहकर धीरे से थरथरा रहे थे। न जाने वह क्या पूछना चाहती थी। 15 दिनों के बाद अम्मा अस्पताल से उसका नाम कटवाकर घर लिवा लाई थी। अस्पताल से वापस लौटी मानकी की अगवानी के लिए शिप्रा बाहर के ओसारे में ही खड़ी थी। मानी दीदी, तुम अच्छी हो गई ना? मानकी ने शिप्रा की बात बिल्कुल अनसुनी कर दी थी। उसकी आंखें शिप्रा की दाहिनी बांह से झूलती प्लास्टिक की गुड़िया पर ही अटकी थी। शिप्रा लटक कर उसे छूने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि मानकी उसके हाथों से हठात गुड़िया छीनकर बेतहासा दौड़ती हुई अपनी कोठरी में घुस गई थी। अम्मा के पांव चौखट से आगे नहीं बढ़ सके थे। मानकी उस निर्जीव गुड़िया को अपने दोनों हाथों में लेकर फटी फटी आंखों से एकटक घूरती जा रही थी। थोड़ी देर बाद खिलौनों को अपने गले से लगाकर उसे जल्दी जल्दी पोंछती चुपचाप वहां से हट गई थी। मानकी की धारदार हंसी का करुण स्वर धीमी कराहटों में क्रमशः तब्दील होता गया था। वह थककर सो गई थी, लेकिन उसकी चीख सैकड़ों सवालों की शक्ल अख्तियार करती हमारे घर में इधर उधर बदस्तूर भटक रही थी और हम सब खामोश थे। तो ये थी कहानी मानकी की पीड़ा। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी ज़रूर साझा करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।